हेलो बच्चों, हम लोग आज फिर आपसे पराशरण दाब पर बात करेंगे जो बिलियन चैप्टर का है, जो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। इस एनसीईआरटी के चैप्टर 2 बिलियन में हमने आपसे अणुसंख्या गुणधर्म की बात कर रहा था। ये अणुसंख्या गुणधर्म क्या क्या है कि अगर बाबू जो वैसे गुणधर्म जो कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसमें 4 अणुसंख्या गुणधर्म है बाबू। पहला है वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है पराशरण दाब। वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन हमने कर चुका है बाबू, क्वथनांक में उन्नयन कर चुका है बाबू, हिमांक में अवनमन भी कर चुका है और पराशरण दाब हम लोग कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने पराशरण दाब क्या होता है बताए थे, नहीं सॉरी पराशरण दाब नहीं बता पाए थे। पराशरण क्या होता है इसको बताए थे। सर पराशरण क्या होता है? देखिए, पराशरण जानने से पहले हम लोग विसरण जाने। विसरण क्या है हम आपको बताए थे कि जब भी बाबू ये आपका मान लो कि ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, ये नीला विलयन होता है। अब इसमें हमने क्या किया कि जल डाल दिया। कुछ देर के बाद देखेंगे ये नीला होगा, ये रंगीन होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद देखेंगे ये पूरा विलयन क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये विलय के कण विलय में मिलते हैं और विलय के कण विलय में मिलते हैं, यानी समांगी मिश्रण होता है। इस समांगी मिश्रण को हम लोग पराशरण करते हैं। इस समांगी मिश्रण को क्या करते हैं? पराशरण करते हैं। अब हम लोग यहां पे बात करते हैं कि अगर हम इसी दोनों विलयन को, ये कॉपर सल्फेट है और इधर जल को हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हम अलग कर दें, दोनों के बीच में हम यहाँ पे क्या करें कि अर्धपारगम्य झिल्ली डाल दें। अब दोनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली ये केवल विलायक को पार करने देता है। ये केवल किसको पार होने देता है? विलायक को पार होने देता है। यानी कि जब तनु विलयन से, यानी कि कम सांद्र विलयन से विलायक उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन करता है, उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन करता है। अब देखिए, तनु विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर अगर विलायक गमन करता है तो उसी को हम लोग पराशरण कहते हैं। यानी विलायक का तनु विलयन से, यानी कम सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन को पराशरण कहते हैं। बस दिमाग में बैठाना है। पराशरण क्या है? यानी विलायक का प्रवाह होगा तो किधर से प्रवाह होगा? तो तनु विलयन से, इधर जिधर विलायक ज्यादा होगा। तनु विलयन का मतलब होता है पंचुचुर विलयन। बाबू आपको बार बार बोल रहे हैं, पंचुचुर विलयन करने का मतलब जिसमें विलायक क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि विलायक जिधर ज्यादा होगा उधर से कम विलायक की ओर विलायक का प्रवाह होगा। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। उसी को हम लोग बोलते हैं पराशरण। आपने पराशरण तो सीख गया बाबू कि विलायक का प्रवाह है किधर से? तो तनु विलयन से, यानी कम सांद्र विलयन से इधर की ओर, उच्च सांद्र विलयन की ओर नहीं। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह को हम लोग क्या बोलेंगे? पराशरण। अभी पराशरण दाब की बात नहीं कर रहे हैं, अब हमको बात आया पराशरण दाब। ये पराशरण दाब अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, पराशरण दाब अणुसंख्या गुणधर्म है। कैसे है हम सब बात करेंगे। तो पहले आप यहां पे देखिए, यहां अब हम लोग बात करते हैं पराशरण दाब का। इसका इंग्लिश होता है ऑस्मोटिक
ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, परासरण दाब की बात करेंगे, हम लोग इत्मीनान से सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग एक क्या करते हैं, हम लोग इसको हम लोग ऐसे समझा जाए परासरण दाब क्या है। हम लोग क्या करते हैं, एक थिक फनेल लेते हैं, ऐसा फनेल को, फनेल माने कीप, कीप माने कीप क्या बोलेंगे, कीप जिससे आप लोग कोई चीज डालते हो, जिससे फनेल माने कीप होगा, ऐसा थिक फनेल डाल दिए। अब इस थिक फनेल को क्या करते हैं, जो इसका मुंह है, जिसको आप लोग टीपा बोलते हो, टीपा किरासन तेल में डालने के लिए जो डालते हो ना, तो उसको फनेल बोलते हैं। तो बाबू कीप, अब इसमें हम क्या करेंगे, अर्ध पारगम में झिल्ली डाल देंगे, अर्ध पारगम में झिल्ली डाल देंगे। अब बताओ अर्ध पारगम में झिल्ली क्या है, जो केवल विलायक को पार होने देता है। अब इसमें हम शर्करा विलयन डाल देंगे, यानी कि चीनी का विलयन डाल देंगे, यानी गाढ़ा विलयन डाल देंगे। शर्करा विलयन डाल, अब इस शर्करा विलयन को, ये हो गया, शर्करा विलयन हो गया। अब इसको डिस्टिल वाटर में, आशुद्ध जल में डाल देंगे। आशुद्ध जल में इसको डाल देंगे। अब इसके बाद आप इसको छोड़ देंगे। आप देखिएगा क्या कि इसमें जो शर्करा का जो विलयन है, उसमें इसका लेवल बढ़ना शुरू हो गया। अब बताओ सर लेवल कैसे बढ़ेगा, हम इसका मतलब कि पानी अंदर बाहर से अंदर जाने लगा, तभी इसका बाबू लेवल बढ़ेगा। अब हम क्या करें, हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हम देखेंगे क्या कि बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये स्थिर हो जाएगा, यानी कि विलयन का यानी कि जल की ऊंचाई का बढ़ना बंद हो जाता है। अब ये यहां पे देखेंगे क्या कि कुछ देर के बाद ये जल ऊपर नहीं जा रहा है, ये एकदम स्थिर हो गया। सर क्यों, सर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, जल का बढ़ना क्यों बंद हो गया। हम बोले बाबू इसलिए बंद हो गया जल का बढ़ना क्योंकि अब ये साम्यावस्था में आ गया। मतलब नहीं समझे सर, हम बोले बाबू साम्यावस्था में इसलिए आ गया कि यहाँ पे जल भी अपना दाब लगाना शुरू किया, और जब जल दाब लगाना शुरू किया तो जिस दर से नीचे से ऊपर की ओर विलायक जा रहा था, वो भी विलायक ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू कर देगा। यानी कि जिस दर से नीचे से ऊपर जाएगा उसी दर से ये दाब के चलते, यानी कि यहां पे हमको क्या लग गया, दाब लग गया। यहां क्या लग गया, दाब। ये दाब किसके चलते हो गया, तो इस जल जो द्रव है उसके चलते, यानी साम्यावस्था पर यहां पे जो दाब लग रहा है, जिसके चलते ये दाब के चलते साम्यावस्था हो रहा है। या ऐसा बोल दे साम्यावस्था पर एक दाब लग रहा है, अरे भैया साम्यावस्था पर जो ये दाब लग रहा है, इसी दाब को तो बोलते हैं परासरण। यानी कि एक जल के द्वारा परासरण के कारण जल के द्वारा साम्यावस्था पर दाब को परासरण दाब करते। क्या करते बाबू, यानी परासरण के द्वारा, परासरण के परिणाम स्वरूप साम्यावस्था पर, परासरण के परिणाम स्वरूप साम्यावस्था पर द्रव स्थितिक दाब को परासरण दाब कहते हैं। यानी कि ये साम्यावस्था होने का मतलब कि ये
दबाव शुरू होने, दबाव ये नीचे से ऊपर शुरुआत में जा रहा है, जाते 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 एक समय स्थिर हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी अब दाब लगाना शुरू किया। अब दाब लगाना शुरू किया तो जिसके चलते जिस दर से नीचे से अंदर जा रहा है उसी दर से ऊपर से नीचे भी आएगा, और दोनों आने के चलते ये साम्यावस्था हो जा रहा है। और ये जो साम्यावस्था पर ये दाब है, इसी दाब को हम क्या बोलेंगे? प्रासरण दाब। अब तो समझ में आ गया होगा। यानी कि प्रासरण के परिणाम स्वरूप प्रासरण के परिणाम स्वरूप साम्यावस्था पर द्रव स्थैतिक दाब को, द्रव स्थैतिक दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। द्रव स्थिति दाब को क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। यानी कि प्रासरण दाब क्या है? यानी प्रासरण दाब क्या है कि द्रव का जो दाब है, द्रव का दाब है कब का? जब साम्यावस्था रहेगा तब। और ये कैसे उत्पन्न होगा साम्यावस्था? तो प्रासरण के द्वारा उत्पन्न होगा। और ये प्रासरण के परिणाम स्वरूप साम्यावस्था पर द्रव स्थितिक जो दाब है, इस दाब का जो दाब लग रहा है, इसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे? प्रासरण दाब कहेंगे। पहले आप इसे लो। अब देखिए, जब हम इसको अलग तरीके से समझें, आप तो नोट कर लिए होंगे, तो देखो अब हम इसे अलग तरीके से समझें। देखिए, इसको हम अलग तरीके से समझें। देखिए क्या है कि बाबू ऐसा दुख कलम ले ले, ऐसे कलम ले ले, ऐसे यूट्यूब जैसा। अब यहां पे हमने क्या किया? और जो पागल में झिल्ली ले लिया, और जो पागल में झिल्ली ले लिया, और हमने क्या किया कि इधर क्या किया? विलायक ले लिया। इधर विलायक ले लिया, और इधर हमने क्या लिया? विलियम ले लिया। अब हमने क्या किया कि इधर एक पिस्टन डाल दिया, पिस्टन तो समझते हो, इधर फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया। यानी कि इधर का पिस्टन को हमने क्या किया? इधर निश्चित कर दिया, ना तो ये अंदर जाएगा ना तो बाहर जाएगा। अब ठीक है, ये अर्धपार्गल में झिल्ली हो गया हमारा। अब ठीक है, अब बताओ, अब यहां पे भी एक पिस्टन दे दिया, पिस्टन दे दिया, तो बताओ जैसे अर्धपार्गल में झिल्ली द्वारा इधर विलायक है और इधर विलियन है, इधर विलायक है और इधर क्या है? विलियन है। अब बताओ क्या होगा? आप लोग बताओ क्या होगा? बोलो ना जल्दी, क्या होगा? ये जो विलायक है इधर विलियन है, इधर अर्धपार्गल में झिल्ली जो विलायक को पार होने देता है, तो क्या होगा? ये विलायक जिधर ज्यादा विलायक है और इधर विलियन का मतलब इसमें विलय भी है, इसमें विलय भी है, और क्या है? विलय और विलायक दोनों है। तो यानी विलायक इधर कम हो गया विलियन, और इधर केवल शुद्ध विलायक है, विलायक इधर तो ज्यादा है। तो क्या होगा? विलायक इधर सीधा जाना शुरू कर देगा,
विलायक इधर से इधर क्या करने लगेगा, जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जाएगा तो जाएगा, तो सर जाएगा तो इधर तो बढ़ेगा हमने। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि अब इसको, अब हम इधर दाब लगाना शुरू करेंगे। अब बताओ दाब लगाएंगे तो क्या होगा, दाब लगाना शुरू किए, दाब लगाना शुरू किए। जब दाब लगाएंगे तो क्या होगा, तो आप बताओ, जब इधर हम दाब लगाएंगे, जो विलायक इधर आ रहा था उसका, उस पर रोक होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, रोक हो जाएगा। यानी कि पहले अगर हम दाब नहीं देते तो ये आराम से इधर आने लगेगा, हमने, हाँ। अब हम इसको रोकने के लिए इधर दाब लगा देंगे, और इधर रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे उसी दाब को हम बोलते हैं क्या चीज, परासरण दाब। उसी दाब को क्या बोलेंगे, परासरण दाब। यानी कि विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर विलायक के गमन को रोकने के लिए जो न्यूनतम अतिरिक्त दाब लगता है, इसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। यानी कि हम ऐसा करें, जो विलायक से विलयन को, जो विलायक आ रहा था, इसको हम रोकना चाहते हैं। इसको रोकने के लिए दबाना शुरू कर दिए, इसको दबाएंगे, इसको जोर से दबाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रुकना, बेचारा क्या हो जाएगा, जो आ रहा था वो रुक जाएगा। यानी केवल हमको क्या करना है, बीच को रोकना है। इसको रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे उसी दाब को हम लोग क्या बोलेंगे, परासरण दाब। समझ में आया बाबू? यानी परासरण दाब क्या है, क्या है परासरण दाब? यानी विलायक से विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह को रोकने के लिए जो अतिरिक्त न्यूनतम दाब की आवश्यकता होती है उसे परासरण दाब कहते हैं। बस मोटा मोटी कि विलायक को विलयन की ओर नहीं जाने देना है, इसको रोकने के लिए हमको जो दाब लगाना पड़ेगा, इसी दाब को क्या कहेंगे, परासरण दाब। यानी कि हम बोलेंगे क्या, यानी कि विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से विलयन की ओर प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। यानी कि कुछ नहीं करना है बाबू, इस विलायक को विलयन की ओर नहीं जाए, इस विलायक को विलयन की ओर नहीं जाए, इस विलायक को विलयन की ओर नहीं जाने देने के लिए इधर जो दाब लगेगा, यानी कि किधर दाब लगेगा, तो बता रहे बाबू, विलयन की ओर, विलयन रोकने के लिए, विलयन की ओर रोकने के लिए, विलयन की ओर, विलयन की ओर आवश्यक न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। यानी कि जो दाब लगाएंगे वो किधर की ओर लगाएंगे, विलयन की ओर लगाएंगे। तो देखो बाबू, यानी कि विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से विलयन की ओर प्रवाह को रोकने के लिए, इस प्रवाह को रोकने के लिए विलयन की ओर आवश्यक न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। यानी कि हमको दाब लगाना है किधर, तो विलयन की ओर। तो पहले आप इसे, हम तो समझते हैं कि आपको परासरण दाब क्या है, समझ गए। यानी कि विलायक का प्रवाह को रोकना है, ये रोकना
रोकना है किधर की कि विलयन की ओर नहीं आए। ये विलयन की ओर नहीं आए, इसके प्रवाह को रोकने के लिए हमको जो दाब लगाना पड़ेगा, इसी दाब को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रासरण दाब। तो पहले आप इसे नोट कर लो। अच्छा, अब बताइए आप, सर जी फिर टेंशन हो गया, हमने कहा सर जी रोकने के लिए तो हम दाब लगा दिए, सर दाब ज्यादा लगा देंगे तो यानी कि जितना रोक दिए तो प्राचर दाब हो गया, हमने हाँ। अच्छा ज्यादा दाब लगा देंगे तो हमने भैया ये विलायक जो इधर आ रहा था, ये विलायक बाहर क्यों जाने लगेगा, यानी कि ये विलायक विलयन से विलायक की ओर गमन करने लगेगा, यानी उल्टा होने लगेगा। चलिए उल्टा हो तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विलोम परासरण कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, विलोम परासरण, उल्टा परासरण। मतलब समझ में आया। अगर हम दाब को विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगा दिए, जो दाब से प्राचरण दाब से अधिक दाब लगा दिए तो यानी विलायक विलयन की ओर से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक की ओर गमन करने लगेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, विलोम परासरण। यानी कि हमारा एक टर्म आ गया, परासरण दाब के बाद क्या टर्म आ गया जल्दी बताइए, तो विलोम परासरण। पहले आप इसे नोट करो। अब जब आप नोट कर लिए तो क्या होगा, जब आप इसे नोट कर लिए तो क्या होगा, यहां पे हमें एक टर्म मिला विलोम विलोम परासरण, यानी कि इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है आप ही बताइए ना। आप लोग रिवर्स गियर लगाते हो, बैक गियर लगाते हो, तो बैक गियर रिवर्स जा रहे हो, भैया बैक लाओ, तो बोलेंगे वही तो है यार विलोम परासरण। यानी कि उल्टा करें, यानी विलायक से विलयन की ओर जा रहा था, इसको क्या करें, उल्टा कर दे, यानी विलायक इधर से किधर की ओर जाएगा, तो विलायक विलयन से विलायक की ओर जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो दाब लगाएंगे तो जाएगा। तो सर कितना दाब लगाना पड़ेगा, हमने प्राचरण दाब से ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये प्राचरण दाब लगाएंगे मेरे बाबू तो रुकेगा, अब इसे ज्यादा दबाएंगे तब ना बाहर उल्टा जाएगा। समझ में आया। यानी कि दाब लगाने, जितना दाब प्राचरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, प्राचरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलायक विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक की ओर गमन करते हैं, जिसे विलोम परासरण कहते हैं। यानी कि प्राचरण दाब से अधिक दाब का प्रयोग करने पर विलायक विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक की ओर गमन करता है, तो उसे विलोम परासरण करते। उल्टा परासरण, जो परासरण दाब में हो रहा था भैया, उससे ज्यादा दाब लगा देंगे तो उल्टा जाने लगेगा। जब उल्टा जाने लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, विलोम परासरण। तो उसे विलोम परासरण कहते हैं, उसे विलोम परासरण कहते हैं। तो ये विलोम परासरण क्या है आप समझ में आ गया। सर इसका प्रयोग क्या है बाबू रे, अब इसका देखिए थोड़ा सा प्रयोग। विलोम
परासरण का अनुप्रयोग, विलोम परासरण का अनुप्रयोग। अब देखिए यहां पे क्या है, यानी कि समुद्री जल से, ऐसे बोल सकते हैं, समुद्री जल का विलवणीकरण, समुद्री जल का विलवणीकरण, यानी समुद्री जल से विलवणीकरण का मतलब क्या होता है सर? वी का मतलब निकालना, और लवण का मतलब लवण, अकरण का माने प्रक्रिया। यानी कि क्या है बाबू, यानी समुद्री जल से, समुद्री जल का लवण निकालने की प्रक्रिया, बस सिंपल। यानी समुद्री जल का विलवणीकरण, विलवणीकरण का मतलब कि समुद्री जल में, देखिए समुद्री जल में लवण बहुत मात्रा में होता है, और उस समुद्री जल से लवण को निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे? तो बाबू रे भैया, विलोम परासरण। क्या है? विलोम परासरण। तो सर कैसे विलोम परासरण करते हैं? हम बोले बाबू एक काम करते हैं, ये एक तरह का ऐसा हमने क्या किया, उपाय कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, अर्धपारगम्य में झिल्ली डाल दिया, अर्धपारगम्य में झिल्ली डाल दिया। अब इसको हमने क्या किया, ऐसे 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 इसमें भी ऐसी तरह से किया जाए। यहां फिर हमने क्या किया, पिस्टन डाल दिया। अब देखिए हमने क्या किया, यहां पे पिस्टन डाल दिया, यहां पे हमने बाबू आपको जल है एक तरह से शुद्ध जल, फ्रेश ताजा जल, ताजा जल, ठीक है। और इधर हमने क्या किया, समुद्री जल लिया। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। अब यहां पे लवण है, समुद्री जल में लवण है, इसमें लवण होता है। अब तो वास्तव में क्या होगा, इधर से इधर की ओर ब्लैक जल है, इधर है तो इधर की ओर ब्लैक आना शुरू कर देगा। हम यहां पे दाब लगाना शुरू किए, यानी कि परासरण दाब से अधिक दाब लगाना शुरू किए। जब परासरण दाब से अधिक लगाना दाब शुरू किए, दबाना शुरू किया, सारे खूब दबा 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 रहे इसको, दबाएंगे तो क्या होगा, इधर की ओर दबेगा तो ब्लैक उल्टा होने जाने लगेगा। यानी कि आप परासरण दाब से अधिक दाब का प्रयोग करने पर ब्लैक विलयन से इधर की ओर जाने लगेगा। यानी कि एक चीज बता रहे हैं कि ये परासरण दाब का विलयन की ओर, यहां पे थोड़ा सा आप सुधार लो, विलयन की ओर परासरण दाब से अधिक दाब का प्रयोग करने पर, यहां पे थोड़ा सा सुधार लेना बाबू। यानी कि जब भी दाब लगाना है तो किधर की ओर लगाना है, विलयन की ओर। विलयन की ओर परासरण दाब से अधिक दाब का प्रयोग करने पर विलायक विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक की ओर गमन करता है, जिसे विलोम परासरण कहते हैं। तो यानी कि अब इधर दाब लगाना शुरू किए, कितना से, तो
प्रासरण दाब से अधिक दाब, यानी कितना से दाब से ज्यादा, जल्दी बताइए। प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाना शुरू किए। जब प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाना शुरू करो तो क्या दबाना शुरू किए, तो ये विलायक इधर से इधर की ओर जाने लगेगा। जब विलायक इधर से इधर की ओर जाने लगेगा तो उसी क्या करेंगे कि इधर हमारा अब जब शुद्ध जल इधर बाहर निकलना शुरू करेगा, यानी कि यहां से लवण को छोड़ते हुए जल इधर से इधर की ओर जाने लगेगा। यानी जल जब बाहर निकल जाएगा, जल जब इधर से इधर की ओर जा रहा है, यानी लवण छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, यानी कि इस विलयन से लवण निकल के केवल जल जा रहा है। इसी को बोलते हैं समुद्री जल का विलवणीकरण। और ये किसके द्वारा होता है, तो बाबू विलोम प्राशरण के द्वारा होता है। तो आप इसको सुधार लें, इसको फिगर बना लें आप, इसको इसका प्रयोग क्या है, समुद्री जल से विलवणीकरण। ये कब कैसे होगा, तो विलोम प्राशरण के द्वारा होगा। तो आप इसे भी नोट कर ले, उसको भी सुधार लें। अब देखिए, इस प्राशरण दाब को निर्धारण यानी मापने की विधियां, निर्धारण के बदले मापने की विधियां, मापने की विधियां बहुत सारी विधि है। एक विधि है फेफर की विधि, दूसरा डिग्रीज प्लाज्मोलिटिक विधि, मोर्स की विधि और बर्कले तथा हर्टले की विधि। अब इनमें से सबसे बेस्ट है यही। अब ये बेस्ट क्यों है, इसको समझ लिया जाए कि बर्कले तथा हर्टले की विधि है क्या चीज। देखिए, ये बर्कले तथा हर्टले की विधि, देखिए यहां पे नली है, ट्यूब है, ये नली है छिद्रयुक्त नली, छिद्रयुक्त एक नली है। अब इस छिद्रयुक्त नली में हमने क्या किया है कि यहां पे अर्धपार्ग में झिल्ली डाल दिया जाता है। अर्धपार्ग में झिल्ली डाल देते हैं, यानी इधर भी अर्धपार्ग में झिल्ली, इधर भी अर्धपार्ग में झिल्ली। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग बाबू विलायक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बाबू, क्या डाल देते हैं, विलायक। विलायक डाल दिया। अब ये जो दो दिख रहा है ये गन मेटल है, ये गन मेटल है, एक गन मेटल है, एक तरह का मिश्र धातु है। आप लोग जानते हो मिश्र धातु, उस मिश्र धातु का नाम है गन मेटल। इसमें हमने क्या किया कि विलायक डाल दिया, सॉरी विलयन डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें, विलयन डाल दिया। ये विलयन डाल दिया और यहां पे हमने दाब रख दिया, पिस्टन, और यहां पे दाब लगाना है हमें। और यहां पे कितना दाब लगा रहे हैं, यहां पे लगा दें दाब मापी। देखिए, ये आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है कि बर्कले तथा हर्टले विधि को लिखें, तो इसमें बोलेंगे क्या चीज कि यह एक छिद्रयुक्त नली का बना होता है। छिद्रयुक्त छिद्रयुक्त नली का बना होता है। इसमें अर्धपार्ग में झिल्ली घिरा होता है तथा यह गन मेटल से भी घिरा होता है। छिद्रयुक्त नली में विलायक डाला जाता है। अब ये विलायक है क्या है, तो विलायक तो बाबू इधर तो बढ़ेगा ना, सब कनेक्टेड है। तो बाबू इधर फिनेल है, इसको हम आर बोलेंगे। ये जल संग्राहक ऐसा कहें, जल संग्राहक है, यानी कि विलायक संग्राहक बोले, विलायक
संग्राहक है, और ये विलायक संग्राहक यहां पे अब एक नली ये है टी, इसको इस टी नली को बोलते हैं, इसको हम लोग आर बोल सकते हैं। अब इसमें टी नली को यहां से जल संग्राहक है, यहां पे लेवल कर दिए एम। बाबू विलायक इधर भी रहेगा इधर भी जाएगा, डालेंगे इधर से, इधर एम इस पॉइंट पे आ गया। ये पूरी तरह से हमने बाबू इस बर्कले तथा हॉटली विधि को व्यवस्थित कर लिया। अब आप बताओ क्या होगा। सर जी इधर विलायक ज्यादा है, हमने हाँ बाबू। सर जी इधर बिलियन है ये, हमने हाँ बाबू ये बिलियन है। सर जी ये क्या है, विलायक है, और ये दोनों अर्धपारगम्य में झिल्ली है, तो सर जी इधर से इधर तो विलायक जाने लगेगा। क्या है सर जी, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक विलियन की ओर गमन करने लगता है अपने आप। इसको गमन करवाने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप गमन करता है, और इसी गमन करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, परासरण। ये तो परासरण से होने लगेगा, हमने हार बाबू परासरण होने लगेगा। तो उपाय करेंगे है, इसी का उपाय करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे दाब लगाना शुरू करेंगे। यहां क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, इसको दबाएंगे, साले को दबाएंगे, इसको दबाएंगे दबाएंगे तो इसका प्रवेश क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका प्रवेश क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जैसे ही इसका प्रवेश रुक जाएगा, यहाँ पे दाब जितना लगा रहे हैं उसी दाब को तो परासरण दाब कहते हैं। बस इतना ही तो लिखना है आप। यानी कि इस विलायक का विलियन की ओर प्रवाह को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। और इस तरह का व्याख्या कर देना है। व्याख्या कैसे करेंगे कि बर्कले हॉटली विधि एक छिद्रयुक्त से बना होता है, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा घेरे होते हैं। इसमें विलायक उपस्थित होता है, इससे दो नली उपस्थित होते हैं, एक नली टी और एक नली आर, एक नली टी और एक नली आर। अच्छा, इसमें गन मेटल से घिरा होता है। गन मेटल में दाब लगाने का पिस्टन लगा होता है और दाब मापी होता है, उसमें विलायक उपस्थित होता है। जैसे ही हम लोग प्रयोग शुरू करेंगे, विलायक विलियन की ओर जाना शुरू करेगा, जिससे कि ये द्रव का विलायक का लेवल नीचे गिरना शुरू करेगा। तो ये जब जाएगा ना बाबू तो विलायक का लेवल गिरना शुरू करेगा। हमने हाँ सर जी हम इसमें दाब लगाना शुरू करेंगे। दाब लगाएंगे तो क्या होगा, ये विलायक का प्रवेश रुक जाएगा, और रुक जाने के बाद ये हमारा द्रव का लेवल जस का तस मेंटेन रहेगा। बाबू रे जस का तस मेंटेन हो जाएगा। जिस दाब पर ये पॉइंट एम को ही पे रह जाए विलायक, तो उस दाब को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, परासरण दाब। इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा दबा देंगे तो ये एम से ऊपर चला जाएगा, जिसे विलोम परासरण कहेंगे। अगर हम इतना दाब लगाएं जिससे एम पॉइंट पे ही विलायक रह जाए, उस दाब को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, परासरण दाब। अगर हम दाब से परासरण दाब से कम लगाएंगे तो ये नीचे की ओर आना शुरू करेगा, तो परासरण होने लगेगा। हम ज्यादा दाब लगा देंगे तो ये ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, जिसको विलोम परासरण कहेंगे। और हम एक ऐसा दाब लगाएंगे जिससे इसी पॉइंट पे विलायक रह जाए, तो उसे हम इस पॉइंट एम जो है सूचित करता है, एक इंगित करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए, ये हमारा एम पॉइंट है। इस पॉइंट से ना तो नीचे जाना चाहिए ना तो ऊपर जाना चाहिए। इसी पॉइंट को लेबलिंग करने के लिए जितना दाब लगाया जाता है उसी दाब को बर्कले और हॉटली विधि कहते हैं। अब ये सर ये आपने बोला कि ये बेस्ट क्यों है, हम बोले बेस्ट होने का इनमें से सबसे अच्छा विधि बर्कले तथा हॉटली विधि है। क्योंकि एक नंबर में बाबू जैसे ही हम यही का यही रह जाएगा, दाब लगाना शुरू किए यही का यही रह जाएगा, तो बाबू ना तो ये विलायक का प्रवेश नहीं होगा, तो विलियन का साधन जस का तस रहेगा। ये जाएगा तब में विलियन का साधन परिवर्तित होगा। हम जाने ही नहीं दे रहे हैं, हम फट से दाब लगा दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि विलियन का सांद्रण
अपरिवर्तित विलयन का साधन अपरिवर्तित। अच्छा, दूसरा क्या विधि है, दूसरा क्या उपाय है? तो दूसरा विधि क्या है कि साम्यावस्था जल्दी, जैसे हम यहाँ पे दाब लगा देंगे तो ये जिस दर से ऊपर जाएगा उसी दर से नीचे क्यों आएगा, यानी साम्यावस्था जल्द प्राप्त हो जाता है। साम्यावस्था जल्द प्राप्त कर लेता है। तीसरा विधि, तीसरा उपाय क्या है इसका सबसे बेस्ट, कि बाबू झिल्ली का फटने झिल्ली के फटने का चांस कम होता है, यानी कि झिल्ली का फटने का डर कम रहता है। तो ये झिल्ली फटने का चांस भी नहीं है, डर भी नहीं है झिल्ली फटने का, ये झिल्ली फट जाएगा, आप उतना ही दाब लगाएंगे जिससे कि ये मेंटेन रहेगा बस। तो ये बाबू बर्कले और हॉटले विधि है। हमने आपको आज की क्लास में पढ़ाया कि प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब, विलोम प्रासरण क्या है, प्रासरण दाब की मापने की विधियां क्या है। इन विधियों में सबसे बेस्ट विधि कौन है? तो बर्कले हॉटले विधि है। बर्कले तथा हॉटले की विधि आपसे बार बार पूछा जाता है कि बर्कले तथा हॉटले की विधि की व्याख्या करें, तो आप इस विधि का व्याख्या कर लें, ठीक है ना। बर्कले तथा हॉटले की विधि की व्याख्या कर लें तो हम समझते हैं कि आप इसे नोट कर लो, और नोट करने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।